चलो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 दैट इज डायनेमिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी क्या होती है? फर्म मस्ट आइडेंटिफाई इट्स पोजीशन रिलेटेड टू द कॉम्पिटिटर्स। क्यों बनाते हैं हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी? ताकि हम हमारी पोजीशन जान सके कि कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में हमारी पोजीशन क्या है। ऑब्जेक्टिव क्या ऑब्जेक्टिव होता है? हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना है, मार्केट शेयर बढ़ाना है या कॉम्पिटिशन को बीट करना है, इसलिए आप कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी बनाते हैं। कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी मतलब कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, उनको वैल्यू प्रोवाइड करवाना। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, डिलीवर वैल्यू टू द कस्टमर, विथस्टैंड कॉम्पिटिटिव प्रेशर को हम हैंडल कर सकें और हमारी मार्केट पोजीशन को हम और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन अप कर सकें। तो बच्चों व्हाट इज द एम, ऑब्जेक्टिव? क्यों हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी बनाते हैं? ताकि हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके, हमारा मार्केट शेयर हम बढ़ा सके और कंपटीशन को बीट कर सके। कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी में आप क्या क्या करते हो? आप कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो, उनको अच्छी सर्विसेज देने की कोशिश करते हो। विथ स्टैंड कॉम्पिटिटिव प्रेशर, हम कॉम्पिटिटिव प्रेशर को हैंडल करेंगे और हमारी मार्केट पोजीशन को और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। देन व्हाट इज कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप? कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप का मतलब क्या होता है? कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप का मतलब होता है बिजनेस एनालिसिस विच आइडेंटिफाइड्स कॉम्पिटिटर्स, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो। अपने कॉम्पिटिटर को समझना, कॉम्पिटिटर को अंडरस्टैंड करना, उसी चीज को क्या कहा जाता है? कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। आपके कौन कॉम्पिटिटर्स हैं? डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स कौन होते हैं बच्चों? सेम इंडस्ट्री, ठीक है। और इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स डिफरेंट इंडस्ट्री, जिनकी इंडस्ट्री अलग अलग हो, वो क्या होते हैं? आपके इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स होते हैं। लाइक पतंजलि एंड एचयूएफ दोनों एफएमसीजी प्रोडक्ट्स सेल आउट करते हैं, ये दोनों क्या हैं? एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं। और अगर अपन आईटीसी होटल्स और होंडा मोटर्स की बात करेंगे, दोनों कैसे हैं? इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स, इनकी जो इंडस्ट्री है वो दोनों अलग अलग है। तो कॉम्पिटिटर को समझना, कॉम्पिटिटर को अंडरस्टैंड करना। चाय पीनी? तो सोचना चाहिए ना, 5 मिनट के ब्रेक में हम कॉफी कैसे पी लेंगे? पियो, अभी तो ठंडी मत करो, बाहर जाके पियो। चलो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स। डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स कौन होते हैं? जिनकी इंडस्ट्री सेम। इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स कौन होते हैं? जिनकी इंडस्ट्री डिफरेंट। तो यहाँ पे ये अंडरस्टैंड किया जाता है कि कौन हमारे डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं, कौन इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं। ये अपन ये आइडेंटिफाई, ये अंडरस्टैंड करते हैं कि उनका विजन, उनका मिशन, उनकी कोर कॉम्पिटेंसी, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस, सब कुछ कॉम्पिटिटर के बारे में जान रहे हो कि कौन है, उसका विजन, उसका मिशन, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस क्या है क्या नहीं। इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन, आप बहुत डिटेल में एनालाइज करते हो कि जो आपका कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, किस वजह से उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है, ये सारी चीजें उसको डिटेल में एनालाइज करने को क्या कहा जाता है? कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। तो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप मतलब अंडरस्टैंड दी कॉम्पिटिटर्स, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, उनका विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, गोल, स्ट्रेंथ, वीकनेस, सब कुछ एनालाइज किया जाता है। आप लोग ये एग्जाम्पल देख सकते हो, इसमें एग्जाम्पल में लिखा है हुंडई ऑटोमोबाइल्स बनाता है, कार बनाता है, पर हुंडई का कॉम्पिटिटर कौन है? मारुति, जो बहुत सालों से इसमें है। तो ये सब अपन देख सकते हैं कि कैसे वो देखेगा कि मारुति की स्ट्रेंथ, मारुति की वीकनेस क्या है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपने लिए स्ट्रैटेजी बनाए। स्टेप्स 2, पी लो पी लो श्रेया, खराब हो जाएगी कॉफी, पी लो आराम से, पे आओ बाहर जाके 5-10 मिनट में, जाओ। इसको बाद में देख लेना, मैं वीडियो भेज दूंगी, जाओ, खराब हो जाएगी कॉफी। हाँ, क्लास ज्वाइन कर। चलो, स्टेप्स टू अंडरस्टैंड दी कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। इसके स्टेप्स हैं तो बच्चों सीक्वेंस में याद करने। पहले आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन है, उनका मार्केट शेयर कितना है। दिस आंसर्स द क्वेश्चन, हु आर दी कॉम्पिटिटर्स।
सेकेंड, अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर, उसको समझने के लिए आप क्या करते हो, बहुत सारे इंटरनेट देखोगे, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, रिपोर्ट्स वगैरह देखोगे कि कौन कॉम्पिटिटर है, उनको समझने के लिए हम ये सारी चीजें करते हैं कि वो क्या प्रोडक्ट और क्या सर्विसेज वो लोग ऑफर कर रहे हैं। उनको अंडरस्टैंड करने के लिए अपन उनको इंटरनेट पे देख सकते हैं, न्यूज़पेपर पे, सोशल मीडिया पे, सब जगह देख सकते हैं। दिस आंसर्स द क्वेश्चन कि उनके प्रोडक्ट्स और उनकी सर्विसेज क्या है। पहले हमने देख लिया कौन है, फिर हमने देख लिया कि वो क्या बेचते हैं, उनकी प्रोडक्ट सर्विसेज क्या है। इसमें बच्चों ये जो क्वेश्चंस हैं ये भी आपको लिखकर आना है एग्जाम में कि ये क्वेश्चंस के इसमें आंसर मिलता है। थर्ड है डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पिटिटर, उसकी स्ट्रेंथ देखना, उसमें क्या चीज अच्छी है। व्हाट आर दी स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। व्हाट डू दे डू वेल, किस चीज को वो सबसे अच्छा करते हैं, आपका कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा है। डू दे ऑफर ग्रेट प्रोडक्ट, क्या वो प्रोडक्ट अच्छा ऑफर कर रहे हैं। डू दे यूटिलाइज मार्केटिंग इन अ वे दैट कंपेरेटिवली रीचेस आउट टू मोर कंज्यूमर, क्या उनकी मार्केटिंग अच्छी है। क्यों कस्टमर उनसे सामान खरीद रहा है। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मुझे पता होना चाहिए। क्या क्या क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वो अच्छा क्या कर रहे हैं, क्या उनकी मार्केटिंग अच्छी है, क्या कस्टमर उनसे सामान क्यों खरीद रहा है, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। दिस आंसर्स द क्वेश्चन, इसमें हमें कौन से क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। व्हाट आर देयर फाइनेंशियल पोजीशन, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। व्हाट गिव्स देम कॉस्ट प्राइस एडवांटेज, किस वजह से उनको कॉस्ट प्राइस एडवांटेज मिल रहा है। अगला वो क्या करने वाले हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे एंड उनकी ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेंथ के बारे में आपको पता चल जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस करने हैं बच्चों, एग्जाम में ये लिखकर आना है तो मार्क्स मिलेंगे, नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। Then determine the weakness of the competitor, उसकी वीकनेस मतलब उसमें क्या कमियां है। कमियां कैसे पता चलेंगी, उसकी रिपोर्ट्स और रिव्यू देखकर। जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर उसके बारे में क्या कहता है, उसका कंज्यूमर का रिव्यू क्या है उसके लिए, उसको देखकर पता चल जाएगा कि उसमें कमियां क्या है। कंज्यूमर्स हमेशा अपना ओपिनियन देते हैं, या तो सामान बहुत अच्छा हो या बहुत खराब हो, तो कंज्यूमर अपना ओपिनियन देता ही देता है। कुछ चीज बहुत खराब निकलेगी तो ओपिनियन दिया जाएगा, बहुत अच्छी निकलेगी तो कंज्यूमर ओपिनियन देता है। तो ये हमें पता चल जाएगा कहाँ पे वो लैक कर रहे हैं, क्या कमी है उसके अंदर। अब आपने जितनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की सबको एक जगह इकट्ठा करो। इकट्ठा करने से मेरे को पता रहेगा उसकी स्ट्रेंथ क्या, उसकी वीकनेस क्या। जो उसकी कमी है वो मैं मेरे लिए स्ट्रेंथ बनाकर उसी चीज के लिए मैं मेरी कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी बना। तो यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रैटेजी शुड पुट टुगेदर ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉम्पिटिटर्स एंड ड्रॉ इन्फ्रेंस अबाउट व्हाट दे आर नॉट ऑफरिंग एंड व्हाट द फर्म कैन डू टू फिल इन द गैप्स। वो क्या ऑफर नहीं कर रहे हैं और मैं क्या कर सकती हूँ ये गैप को कवर करने के लिए, इससे रिलेटेड यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। मैं कौन से एरिया में अपने आप को और स्ट्रेंथन अप कर सकती हूँ। उसकी जो स्ट्रेंथ थी मेरी वो स्ट्रेंथ नहीं थी, तो मुझे अपने आप को और कहाँ इंप्रूव करना है, उसकी कमियों को मुझे मेरी स्ट्रेंथ कैसे बनानी है, इन चीजों से रिलेटेड यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। दिस आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट विल द बिजनेस डू विद दिस इंफॉर्मेशन, क्या करेगा, क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, कैसे आप उसकी वीकनेस को एक्सप्लॉइट करोगे, कैसे आप उसकी वीकनेस का फायदा उठाओगे। उसकी वीकनेस का फायदा उठाना है, हमें अपने आप को और इम्प्रूव करना है, और ये जितनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर्स, कि कौन है कॉम्पिटिटर्स हमारे, हु आर दी कॉम्पिटिटर, उनका मार्केट शेयर कितना है। देन अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर, उसमें उसका क्या वो प्रोडक्ट बेच रहा है, क्या सर्विस बेच रहा है, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, सब जगह जाकर पता लगाएंगे कि क्या बेच रहा है वो। थर्ड स्ट्रेंथ क्या है, वो क्या अच्छा करता है, क्या उसकी मार्केटिंग अच्छी है, कस्टमर क्यों से सामान खरीदता है, कॉस्ट प्राइस एडवांटेज कैसे मिल रहा है, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेंथ कैसी है। फिर उसकी वीकनेस, कि कस्टमर को कोई सामान खराब लगेगा तो उसके बारे में रिव्यू जरूर देगा, उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं वो उसकी क्या हो जाती है, वीकनेस हो जाती है। फिर पुट ऑल द इंफॉर्मेशन टुगेदर, उसकी कमियों को मैं कैसे ये गैप फिल कर सकती हूँ वो मुझे ध्यान देना है, मेरे अंदर चीजें और क्या है कम जो मुझे और इम्प्रूव करनी है। तो उसकी वीकनेस को एक्सप्लॉइट करना, मुझे अपने आप को स्ट्रेंथ करना, इंफॉर्मेशन को ऑप्टिमम यूटिलाइज करना। तो 5 स्टेप्स होते हैं कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर्स, सेकंड अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर्स, थर्ड स्ट्रेंथ, weakness, put all the information together.
नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। स्ट्रैटेजी को एनालाइज करना मतलब आप स्ट्रैटेजी को अंडरस्टैंड करना। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन ये नहीं होता कि सिर्फ आपने बात की और फॉर्मुलेशन हो गया, बन गई। स्ट्रैटेजी बनाना मतलब सिर्फ सोचना और स्ट्रैटेजी नहीं बनती। कौन सी स्ट्रैटेजी को हमें फॉलो अप करना चाहिए, उसके लिए हमें इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करना पड़ता है। हमें कौन सी स्ट्रैटेजी पे काम करना है ताकि मुझे सक्सेस मिल सके, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके, मार्केट शेयर बढ़ सके। उसके लिए मुझे इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करने की जरूरत है। इंटरनल मतलब अंदर का एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल मतलब बाहर की दुनिया। दो एनालिसिस किए जाते हैं, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे। इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस एंड एनालिसिस ऑफ हमारी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेस है, मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी, क्या थ्रेट है। ये सारी चीजों को एनालाइज करके फिर स्ट्रैटेजी आप डिसाइड करते हैं। आपको कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो अप करना चाहिए, उसके लिए आप कुछ स्टेप्स लेते हो। सबसे पहले आप डिटेल में एनालाइज करते हो हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल सिचुएशन, हमारी कंपनी कैसा परफॉर्म करी है इंटरनली और एक्सटर्नली, उसको डिटेल में समझकर उसके लिए आप बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स बनाते हो और जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपको लगता है उसको आप चूज कर लेते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मुझे 12th के बाद कोर्स चूज करना है कि मुझे सीए करना है या एमबीए करना है, मुझे करना क्या। तो उसके लिए मैं सबसे पहले डिटेल में एनालाइज करूंगी मेरी इंटरनल एक्सटर्नल परफॉर्मेंस कैसी है। मतलब मैं पढ़ाई में कैसी हूँ, स्टडीज में, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कैसी हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस कितना है, क्योंकि एमबीए करना है तो आपको फ्रंट माइक के सामने आकर बोलना पड़ेगा। आपकी मेमोरी कैसी है, सीए करना है तो लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपके अंदर। ये सब चीजें आप एनालाइज करोगे। फिर आप बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स देखोगे कि मुझे लगता है कि मेरी लर्निंग कैपेसिटी अच्छी है, मुझे लगता है मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत है, मैं माइक के सामने भी बोल सकती हूँ, तो मेरे लिए ऑप्शंस क्या क्या है, सीए है या फिर एमबीए। अब मुझे मेरे लिए क्या अच्छा लगता है ऑन द बेसिस ऑफ माय लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, मुझे मेरे लिए अच्छा लगता है सीए, तो मैंने सीए को चूज कर दिया। तो कौन सी स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो अप करना है, उसके लिए आप 3 स्टेप्स काम में लेते हो। पहले आप डिटेल में समझते हो कि मेरी इंटरनल एक्सटर्नल परफॉर्मेंस कैसी है। फिर उसके बाद आप बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स को जनरेट करते हो, उनमें से जो आपको बेस्ट लगता है उस ऑल्टरनेटिव को आप चूज कर लेते हो। इश्यूज टू कंसिडर इन स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, जब भी हम स्ट्रैटेजी को एनालाइज करते हैं, जब भी हम स्ट्रैटेजी को एनालाइज करते हैं तो कुछ इश्यूज, कुछ दिक्कतें आती हैं। क्या 3 इश्यूज आते हैं स्ट्रैटेजी को एनालाइज करते हैं तो टाइमलाइन, बैलेंस एंड रिस्क। स्ट्रैटेजी जो है दैट इवॉल्व्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। स्ट्रैटेजी कोई मशीन नहीं है कि लाए इंस्टॉल की और वो चलने लग गई, नहीं। आप जो स्ट्रैटेजी बनाओगे वो धीरे धीरे समय के साथ स्ट्रैटेजी बनती है। मतलब आपने जो पास्ट में कोई डिसीजन लिया होगा उसका जो रिजल्ट निकला उसको ध्यान में रखते हुए आप आज की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। पास्ट में जो छोटे मोटे आपने डिसीजंस लिए उसका जो रिजल्ट निकला उसको ध्यान में रखते हुए अपन आज की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। सपोज पास्ट में मैंने डिसीजन लिया था कि मैं नाइट में पढ़ूंगी, पर मैंने 4 दिन में से सिर्फ 1 दिन पढ़ पाई। पास्ट में डिसीजन लिया मैं सुबह पढ़ूंगी, 4 में से 3 दिन पढ़ पाई। उन सारे रिजल्ट्स को इवेल्युएट करोगे, फिर आज के लिए स्ट्रैटेजी बनाओगे कि मैं रात को तो मैं पढ़ ही नहीं सकती, मैं जग ही नहीं सकती, सुबह फिर भी स्कोप है कि क्या पता मैं जग जाऊं, फिर क्या पता मैं पढ़ लूं। तो मेरे को जो मेरी स्ट्रैटेजी बनानी कि मुझे कब पढ़ना है, सुबह पढ़ना है। मैंने पहले देखा कि मैं सिर्फ किताब लर्न करके आती थी तो मैं लिख नहीं पाती थी। फिर मैंने देखा मैं लिखने की प्रैक्टिस करती थी तो भी लिख नहीं पाती थी। अब मैंने स्ट्रैटेजी बनाई कि मेरे को किताब में भी देखकर लर्न करना है, लिख कर भी लर्न करना है, मिरर के सामने बोलना है, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़े और मेरी लर्निंग कैपेबिलिटीज भी बढ़े। तो आप पास्ट में जो आपने काम किया है उन डिसीजंस को देखते हुए आज आप स्ट्रैटेजी बनाते हो। तो स्ट्रैटेजी एक टाइमलाइन प्रोसेस है, टाइम के साथ धीरे 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 बनती है। एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है कि मशीन लाए इंस्टॉल कर दिया और वो चलने लग गई। स्ट्रैटेजी ऐसे ही नहीं है। समझ में आ गया? Strategy of a business at any particular time is the result of sequence of small decisions taken over a period of time. जो पास्ट में आपने डिसीजन लिए होंगे उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ठीक है।
बैलेंस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स, बैलेंस होना चाहिए आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में और इंटरनल एनवायरनमेंट में स्ट्रैटेजी के टाइम पे। फाइनल स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन इमर्ज थ्रू अ बैलेंस बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल पोटेंशियल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अपॉर्चुनिटी। देखो, आपकी जो कैपेबिलिटी है मार्केट में वही अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल है या नहीं है, बैलेंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं सीए हूँ, मेरे पास 2 जनों का स्टाफ है। कितना स्टाफ है? 2 जनों का। सीए के लिए मार्केट में अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, वो चाहे तो 10 कंपनियों का काम ले सकता है, पर 2 स्टाफ मिलकर कितना काम कर सकते हैं? सिर्फ 3 कंपनी का काम कर सकते हैं, 10 का नहीं कर सकते। तो मेरा परफेक्ट मैच नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी जो स्ट्रेंथ है वही मेरे लिए अपॉर्चुनिटी हो, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं 3 का कर सकती हूँ तो मार्केट में 3 ही कंपनी अवेलेबल है, ऐसा कभी नहीं होगा। पर एक रीजनेबल मैच होना चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ में और अपॉर्चुनिटी में एक लिंकिंग होनी चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल रन कर सकते हो। तो परफेक्ट मैच अपॉर्चुनिटी और पोटेंशियल में फीजिबल नहीं है। वर्केबल बैलेंस होना चाहिए अपॉर्चुनिटी में, कंस्ट्रेंट्स में, और जो मेरी कैपेबिलिटीज हैं उन सब में वर्केबल बैलेंस होना चाहिए। For example, there are pressures to enter into particular market because it is offering tremendous opportunities, but the resources or potential constraints are not allowing for this industry. मेरे को अपॉर्चुनिटीज दिख रही है कि आज अगर मैं क्लॉथ मार्केट में चली जाऊं तो मैं बहुत ऊंचाइयों पे चली जाऊं, पर मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे पास लोग ही नहीं है काम करने के लिए, मैं अकेली हूँ और मैंने अकेले ने ऑलरेडी एक रेस्टोरेंट ओपन कर रखा है जिसमें मेरे को मेरा पूरा फुल टाइम देना पड़ता है। तो रिसोर्स नहीं है, मुझे एक मेन हेड ही चाहिए वहां को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ना पैसा ना इंसान, तो मैं उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर सकती। तो परफेक्ट मैच हो, आपकी जो स्ट्रेंथ है बाहर अपॉर्चुनिटी, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसीलिए वर्केबल बैलेंस होना चाहिए बिटवीन योर अपॉर्चुनिटी एंड योर स्ट्रेंथ। ठीक है, समझ में आ गया? थर्ड तरीके का यहाँ पे जो आपका इशू है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस के अंदर, दैट इज रिस्क। बच्चों, बिजनेस रन करता है एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट अनसर्टेन है, कॉम्प्लेक्स है, कभी तो कंपटीशन ज्यादा है, कभी बूम आ गया, कभी रिसेशन आ गया, कभी कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। अनसर्टेनिटी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से आपके बिजनेस में हमेशा रिस्क आते रहेंगे, बिजनेस को डर रहेगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि बिजनेस सेटअप हो गया तो वो चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। हर बिजनेस में, चाहे छोटी चाय की दुकान हो चाहे बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, हर बिजनेस में रिस्क होता ही होता है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट में रन करता है। एनवायरनमेंट में कब क्या हो जाए कुछ भी किसी को नहीं पता। तो 4 तरीके के रिस्क होते हैं, 4 तरीके के रिस्क होते हैं। ये टेबल आप लोग रीड कर लेना, ये टेबल आप लोग रीड कर लेना। 4 तरीके के रिस्क होते हैं। कौन से रिस्क हैं? पहला है आपका इंटरनल रिस्क, एक्सटर्नल, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। एक्सटर्नल मतलब बाहर की दुनिया, देयर इज एन इनकंसिस्टेंसी बिटवीन हमारी स्ट्रैटेजी और जो बाहर के एनवायरनमेंट है। मेरी स्ट्रैटेजी तो ये है कि मुझे लिखकर याद करना है, पर बाहर की दुनिया इतनी फास्ट है कि वो वैसे ही पढ़ पढ़ कर इतना ज्यादा याद कर लेती है। मेरी स्ट्रैटेजी बाहर की दुनिया को मैच नहीं कर पा रही। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो टेक्नोलॉजी सेलेक्ट की वो बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो रही है, तो बाहर की दुनिया की वजह से आपको रिस्क आ सकता है। इंटरनल रिस्क, मेरी एम्प्लॉय खराबता अकर्स ड्यू टू फोर्सेस विद इन ऑर्गेनाइजेशन, कि इंटरनल कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं प्रोडक्ट की डिमांड को कोप अप कर पाऊं, तो मेरा मार्केट शेयर कम हो रहा है। मेरी कैपेसिटी नहीं है, मेरे पास सिर्फ 2 मशीन है जो काम करवाने के लिए है मेरे पास, पर मेरी जो डिमांड आ रही है वो 10 मशीन की डिमांड आ रही है। इतना डिमांड आ रहा है प्रोडक्ट का कि 10 मशीन का, पर मेरे पास कैपेसिटी 2 मशीन की है, तो मैं उसको कोप अप नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी इंटरनल वीकनेस है, उसको इंटरनल रिस्क कह सकते हैं। शॉर्ट टर्म रिस्क जिसका इम्प्लीकेशन थोड़े समय के लिए है, 6 महीने के लिए उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, साल भर के लिए इम्पैक्ट पड़ेगा। लॉन्ग टर्म रिस्क जिसका इम्प्लीकेशन लंबे समय के लिए है। अगर आपने शॉर्ट टर्म रिस्क को टाइम पे ठीक नहीं किया तो वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फोटोकॉपी मशीन है, सिर्फ एक फोटोकॉपी मशीन है, चाहे मेरे पास कितना भी वर्कलोड आ जाए, एक ही मशीन है। तो इंटरनल रिस्क है कि मेरी कैपेसिटी नहीं है। शॉर्ट टर्म रिस्क ये है कि ये मशीन जो है मेरी खराब हो गई,
तो आज खराब हुई और मैंने उसको कल ठीक करा लिया तो सिर्फ आज का बिजनेस मेरा लॉस हुआ, बाकी कुछ नुकसान नहीं। पर इस मशीन को मैं ठीक ही नहीं करवा रही, चल रही है जैसे चल रही है। अब दिन में 2 घंटे भी चल जाए, दिन में 10 घंटे भी चल जाए, दिन में कभी चले भी ना, मैं ऐसा करती रहूंगी करती रहूंगी करती रहूंगी। तो लोग 2 बार 3 बार 4 बार तो मेरे पास आएंगे, 5वीं बार कोई नहीं आएगा मेरे से फोटोकॉपी करवाने, वो बाजार में ज्यादा पैसा देके फोटोकॉपी करवा लेगा। तो अगर आपने शॉर्ट टर्म रिस्क को तुरंत ठीक नहीं किया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉन्ग टर्म रिस्क में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 4 तरीके के रिस्क होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। एक्सटर्नल मतलब मेरी स्ट्रेटेजी और बाहर की दुनिया मैचअप नहीं हो रही। इंटरनल मतलब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई कमी थी। शॉर्ट टर्म जिसका इम्प्लीकेशन थोड़े समय के लिए, और लॉन्ग टर्म जिसका इम्प्लीकेशन लंबे समय के लिए। अगर शॉर्ट टर्म को ठीक नहीं करते तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लॉन्ग टर्म रिस्क में कन्वर्ट हो जाता है। लॉन्ग टर्म रिस्क के बहुत स्ट्रॉन्ग इम्प्लीकेशंस पड़ते हैं, इसलिए उनको बहुत ध्यान से केयरफुली उनको डील करना चाहिए। तो ये अपन ने क्या पढ़े, इश्यूज इन स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस के 3 इशू थे। पहला था टाइमलाइन। टाइमलाइन मतलब स्ट्रैटेजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये कोई मशीन नहीं है कि लाए इंस्टॉल की और चलने लग गई। ये धीरे धीरे जो आपने छोटे मोटे डिसीजंस लिए होंगे उसी सबका आउटकम, उसी सबका अपन कंक्लूजन ड्रॉ करके कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं। देन सेकंड है बैलेंस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। परफेक्ट बैलेंस होना जरूरी नहीं है, बट फीजिबल वर्केबल बैलेंस होना चाहिए। देन रिस्क। रिस्क क्योंकि हम एनवायरनमेंट में वर्क करते हैं, अनसर्टेन है, कॉम्प्लेक्स है, तो रिस्क होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। 4 तरीके के रिस्क होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। एक्सटर्नल मतलब, इंटरनल मतलब टेरिफ, और शॉर्ट टर्म मतलब, लॉन्ग टर्म मतलब। वेरी गुड। देन नेक्स्ट है हमारा टॉपिक दैट इज फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क का मतलब वैसे तो स्टेप्स है यहाँ पे, मतलब आपसे जब भी फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रैटेजिक एनालिसिस पूछा जाए ये डायग्राम एज इट इज आपको बनाकर आना है, ये टेबल से बनाकर आना है। स्ट्रैटेजी को एनालाइज करते हैं उसके लिए मुझे पहले सबसे पहले इंटरनल और एक्सटर्नल एनालिसिस करना पड़ता है। बाहर की दुनिया को भी एनालाइज करना पड़ेगा स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, और मेरे ऑर्गेनाइजेशन को भी। एक्सटर्नल में आप एनालाइज करोगे कस्टमर को, आपके कस्टमर को कैसे मोटिवेट करना है, उनकी क्या अनमेट डिमांड थी, कौन से सेगमेंट के कस्टमर है, वो होलसेलर है या रिटेलर है, उसको क्या उसने मांगा था, क्या मैं नहीं दे पाई, उसको मुझे और कैसे मोटिवेट करना है कि वो मेरा सामान खरीदे, ये एनालाइज किया जाएगा। कॉम्पिटिटर को एनालाइज किया जाएगा, कॉम्पिटिटर की, कॉम्पिटिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है, उसकी क्या स्ट्रैटेजी है, उसका क्या विजन है, उसका क्या मिशन है, वो समझेंगे। मार्केट को एनालाइज करोगे कि मार्केट कितना बड़ा है, कई चीजों का मार्केट छोटा होता है, कई चीजों का मार्केट बड़ा होता है, उसमें कितने प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, उसमें कोई एंट्री बैरियर्स है या नहीं है। एनवायरमेंट को एनालाइज करोगे, आपकी टेक्नोलॉजी, आपकी गवर्नमेंट, इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल, इन सारे एनवायरमेंट को एनालाइज करेंगे। तो एक्सटर्नल में तो अपन 4 चीजों को एनालाइज करेंगे, कस्टमर को, कॉम्पिटिटर को, मार्केट को, एनवायरमेंट को। कस्टमर में क्या देखोगे, उनका सेगमेंट्स, उनकी अनमेट डिमांड्स। मार्केट में क्या देखोगे, मार्केट का साइज, उसकी ग्रोथ, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, उसमें एंट्री बैरियर्स। कॉम्पिटिटर में क्या देखोगे, उसकी परफॉर्मेंस, ऑब्जेक्टिव्स, उसका विजन, उसका मिशन। देन एनवायरमेंट में, वेरी गुड। देन इंटरनल एनालिसिस। इंटरनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की चीजों पर हम हमारी परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे, मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, मेरी सेल्स, मेरे कस्टमर्स कितने सेटिस्फाइड हैं या नहीं। तो सबसे पहले मैं मेरी परफॉर्मेंस को एनालाइज करूँ, मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी, ये सब चीजें, ह्यूमन रिसोर्स, ये सारी चीजें एनालाइज करते हैं। डिटर्मिनेंट एनालिसिस, डिटर्मिनेंट मतलब एक पर्टिकुलर चीज को एनालाइज करना। पास्ट एंड करंट स्ट्रैटेजीज मेरी क्या है, मेरी स्ट्रैटेजिक प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, ऑर्गेनाइजेशन की कितनी कैपेबिलिटीज है, कंस्ट्रेंट क्या ऑर्गेनाइजेशन में, मेरे पास कितनी फाइनेंशियल रिसोर्स है, कितनी स्ट्रेंथ और कितनी वीकनेस। तो इंटरनल में मैं मेरी परफॉर्मेंस को और डिटर्मिनेंट्स को एनालाइज करती हूँ। परफॉर्मेंस में मैं देखूंगी मेरी कितनी सेल्स हुई, मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, मेरे कस्टमर्स कितने सेटिस्फाई हैं। और डिटर्मिनेंट में आप देखोगे कि मेरी पास्ट स्ट्रैटेजी कौन सी थी, अभी कौन सी है, प्रॉब्लम्स क्या है, मेरी कैपेबिलिटीज, मेरे कंस्ट्रेंट्स, मेरे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितनी, ये एनालाइज करेंगे।
एक्सटर्नल एनालाइज करने के बाद आपको अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स पता चलते हैं और इंटरनल एनालाइज करने के बाद आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलते हैं। उनको देखते हुए आप बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स बनाते हो, स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव्स बनाते हो। अपन ने सब देख लिया। ऑल्टरनेटिव्स, स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव्स का मतलब क्या होता है? हो सकता है मैं इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी बनाऊं कि मुझे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। हो सकता है मैं डिवेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी बनाऊं कि मुझे पैसा बाहर निकालना चाहिए। हो सकता है मैं प्रोडक्ट मिक्स की स्ट्रैटेजी बनाऊं। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब होता है पहले मैं सिर्फ क्लोथ पे काम कर रही थी, अब मुझे उसके साथ फुटवेयर पे भी काम करना चाहिए। तो ये सारे ऑल्टरनेटिव्स आपको दिखेंगे कि आप ये काम आप कर सकते हो, आपको और सक्सेस पानी है तो उसमें से बेस्ट को सेलेक्ट करते हो, उसको इम्प्लीमेंट करते हो और उस स्ट्रैटेजी को क्या करते हो, रिव्यू करते हो। तो ये होता है आपका फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। फ्रेमवर्क में पहले हम एक्सटर्नल को एनालाइज करते हैं, फिर इंटरनल को। एक्सटर्नल में क्या क्या करोगे? कस्टमर, कॉम्पिटिटर, मार्केट, एनवायरनमेंट। इंटरनल में परफॉर्मेंस एंड डिटरमिनेंट। उनके बेसिस पे हमें अपॉर्चुनिटी थ्रेड्स और यहाँ पे स्ट्रेंथ वीकनेस, फिर बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स मिलते हैं। उन ऑल्टरनेटिव्स में से आप सेलेक्ट करते हो, उसको इम्प्लीमेंट करते हो और उसको रिव्यू करते हो कि हम सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये पढ़ लेना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये पैराग्राफ पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के लिए पैराग्राफ दिया है। इस पैराग्राफ में लिखा है इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल है या नॉन प्रॉफिटेबल। अगर इंडस्ट्री नॉन प्रॉफिटेबल है, मतलब उसमें इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता, उसमें चाहे आपकी पोजीशन बहुत अच्छी भी क्यों ना हो, बहुत अच्छी सर्विसेज भी क्यों ना देते हो, आपको प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज होती है, जैसे कि रिजॉर्ट्स, रिजॉर्ट में अगर प्रॉफिट कमाना है तो उनको बहुत 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 अच्छी सर्विसेज वो लोग देते हैं, स्टिल उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है तो प्रॉफिट मिलता है। अगर अपन गेमिंग इंडस्ट्री की बात करें, वो लोग मुझे सर्विस खराब भी दे रहे हैं तो भी गेमिंग इंडस्ट्री इतनी अट्रैक्टिव है कि खराब सर्विस वाले का भी प्रॉफिट बहुत सारा हो सकता है। ये इसके अंदर लिखा है कि आपकी इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है या अनअट्रैक्टिव है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा या कम होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। बच्चों अपन ने पढ़ा था स्ट्रैटेजिक एनालिसिस के लिए एक तो इंडस्ट्री और कॉम्पिटिशन को एनालाइज किया जाता है और अपॉर्चुनिटी थ्रेट, स्ट्रेंथ, वीकनेस को एनालाइज किया जाता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंडस्ट्री और कंपटीशन को एनालाइज करना। इंडस्ट्री का मतलब इसके कुछ फैक्टर्स हैं इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के। सबसे पहला फैक्टर है डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ इंडस्ट्री। कोई भी इंडस्ट्री के क्या क्या फीचर्स होते हैं। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है बच्चों? ग्रुप ऑफ फर्म्स, ग्रुप ऑफ बहुत सारी फर्म्स का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहा जाता है? इंडस्ट्री। उस प्रोडक्ट सर्विस सिमिलर एट्रीब्यूट्स, जिनका प्रोडक्ट और सर्विस के सिमिलर एट्रीब्यूट्स होते हैं, सब लोग सेम ग्रुप ऑफ बायर्स के लिए compete करते हैं। क्या क्या फीचर्स हैं इंडस्ट्री के? क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं? कोई भी इंडस्ट्री, चाहे कपड़े की इंडस्ट्री, चाहे गेमिंग इंडस्ट्री, चाहे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री, उनके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं? मार्केट साइज, उस इंडस्ट्री का मार्केट साइज कितना है, कितने नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स हैं, उनका साइज क्या है, स्कोप ऑफ कंपटीशन उस इंडस्ट्री में लोकल है, रीजनल है, नेशनल है या ग्लोबल है, इंडस्ट्री की ग्रोथ पोजीशन कैसी है, अभी इंडस्ट्री अर्ली डेवलपमेंट पे या रैपिड ग्रोथ पे या सैचुरेशन पे या डिक्लाइन। अर्ली डेवलपमेंट मतलब अभी शुरू ही हुई है इंडस्ट्री, कोई भी नई इंडस्ट्री मार्केट में आई। रैपिड ग्रोथ, बहुत स्पीड से ग्रो हो रही है उस इंडस्ट्री के अंदर, जैसे टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी बहुत स्पीड से ग्रो कर रही है आपकी। सैचुरेशन, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई उसकी ग्रोथ, और डिक्लाइन एकदम से डाउनफॉल उसके अंदर आ रहा है। आपकी इंडस्ट्री कैसी है, उसकी ग्रोथ पोजीशन कैसी, उस इंडस्ट्री में बायर्स कितने और उनका साइज कितना है, राइवल्स कितना एक्सटेंड तक बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं। ये बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बाद में समझ में आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ इतना याद कर लो अभी कि बायर्स कितने हैं और वो कितना एक्सटेंड तक हमसे, उनका साइज क्या है, कितनी स्मॉल कितनी डोमिनेंट कंपनीज हैं, कितनी जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हाईली डिफरेंशिएटेड हैं या वीकली डिफरेंशिएटेड है या फिर एकदम आइडेंटिकल है, अलग अलग, क्या इंडस्ट्री के सारे पार्टिसिपेंट्स एक जगह पे हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड पे हैं,
जैसे कि अगर बात करें जो बेंगलोर में आईटी सेक्टर, जनरली बेंगलोर में साड़ी ज्यादातर कहाँ मिलती है, सूरत में, तो सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो एक जगह पे हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप हाई कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हो क्या, हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का मतलब ज्यादा मैन पावर को यूटिलाइज कर रहे हो क्या प्रॉफिट पाने के लिए, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री, या फिर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक काम में ले रहे हो, मतलब आप ज्यादा मशीन्स को काम में ले रहे हो। क्या इंडस्ट्री में कोई एंट्री एग्जिट बैरियर्स लगे हुए हैं या नहीं है, इंडस्ट्री के जो रिटर्न मिल रहे हैं वो अबव एवरेज मिल रहे हैं या फिर बिलो एवरेज रिटर्न मिल रहे हैं। इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, तो मोस्टली कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने की कोशिश करना है, एक या दो ही छोड़ सकते हैं, ज्यादा छोड़ने के चांसेस नहीं। तो क्या क्या फीचर्स होते हैं इंडस्ट्री के, क्या क्या फीचर्स हैं, मार्केट साइज, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, स्कोप ऑफ कंपटीशन, उसकी ग्रोथ पोजीशन, नंबर ऑफ बायर्स, देन स्मॉल कंपनीज, डोमिनेंट कंपनीज, टेक्नोलॉजी की चेंज होने की स्पीड, प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है या आइडेंटिकल है, देन सारे पार्टिसिपेंट्स एक जगह हैं या अलग अलग, आप लेबर इंटेंसिव काम में ले रहे हो या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक आप काम में ले रहे हो, इंडस्ट्री के जो रिटर्न्स है वो अबव एवरेज है या बिलो एवरेज है। इंडस्ट्री के ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स हमें याद में रखनी है। सेकंड है इसके अंदर, दैट इज नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द कंपटीशन, नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द कंपटीशन, कंपटीशन कितना स्ट्रॉन्ग है उस इंडस्ट्री में, कंपटीशन कितना स्ट्रॉन्ग है, इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन जानना, इंटेंसिटी मतलब कंपटीशन कितना स्ट्रॉन्ग है ये जानने की कोशिश करेंगे। दिस इज मेजर्ड बाय एनालाइजिंग डिफरेंट फोर्सेस ऑफ कंपटीशन, आल्सो मेजर्ड टू हाउ स्ट्रॉन्ग ईच फोर्स इन द कंपटीशन। अपन अलग अलग फोर्सेस को देखेंगे, हर फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है उस कंपटीशन में, ये यहाँ पे देखा जाएगा। टेलीकॉम बहुत कॉम्पिटिटिव सेक्टर, और कॉम्पिटिशन के कारण क्या है कि नंबर ऑफ प्लेयर्स, नेटवर्क कवरेज ऑफ ईच प्लेयर, लार्ज कस्टमर बेस, कंटिन्यूअस एंट्री ऑफ द न्यू प्लेयर, वैल्यू एडेड सर्विसेज। तो पोर्टर्स के 5 फोर्स मॉडल, अपनी पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल क्या होता है ये भी हम डिटेल में एक चैप्टर में पढ़ेंगे, शायद चैप्टर नंबर 5 में। तो पोर्टर्स के 5 फोर्स मॉडल से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हर एक फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है, जो कॉम्पिटिटिव फोर्स है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, ये अपन पोर्टर्स के 5 फोर्स मॉडल से देख सकते हैं, हर एक फोर्स कितना अपने लिए इंपॉर्टेंट है। पोर्टर्स के 5 फोर्स मॉडल कौन से होते हैं, यहाँ सिर्फ नाम देख लो, डिटेल में चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। bargaining power of buyer, bargaining power of supplier, threat from new entrant, threat from substitutes and rivalry among the current players। तो अपन ने देखा नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ द कंपटीशन, यहाँ देखा जाता है कि कितना स्ट्रॉन्ग कंपटीशन, कितना स्ट्रॉन्ग है, उस कंपटीशन को देखने के लिए कुछ पोर्टर्स के 5 फोर्स मॉडल काम में लिए जाते हैं। तो ये एनालाइज करता है हर फोर्स कितना इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए। 5 फोर्स मॉडल कौन से हैं आपके, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, दो बार्गेनिंग से है, दो थ्रेड से और एक अलग है। बार्गेनिंग से दो कौन से हैं, थ्रेड से एंड राइवलरी अमंग द करंट प्लेयर्स। तो यहाँ पे नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ द कंपटीशन देख लिया इन फोर्सेस के से। देन ट्रिगर ऑफ चेंज, ट्रिगर ऑफ चेंज, यहाँ पे बहुत सारे ड्राइविंग फोर्सेस एनालाइज किए जाते हैं, उनका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कंपटीशन पे। ड्राइविंग फोर्सेस मतलब किस वजह से कंपटीशन आप कर रहे हो, आप प्राइस के बेसिस पे compete कर रहे हो या क्वालिटी के बेसिस पे compete कर रहे हो या मार्केट कवरेज के बेसिस पे compete कर रहे हो, आपका बेसिस क्या है, किस वजह से आप कंपटीशन कर रहे हो, उस वजह को क्या बोला जाता है ड्राइविंग फोर्सेस, और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कंपटीशन के ऊपर, उसकी वजह से कंपटीशन ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, वो यहाँ पे देखा जाएगा। दो स्टेप्स होते हैं, पहले आप आइडेंटिफाई करते हो कौन से ड्राइविंग फोर्सेस है, फिर आप एनालाइज करते हो कि हर एक ड्राइविंग फोर्स का कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना कंट्रीब्यूशन है कंपटीशन क्रिएट करने के लिए। पहले देखते हैं कौन से फोर्सेस है, प्राइस है, क्वालिटी है, मार्केट शेयर है। प्राइस का कितना कंट्रीब्यूशन है, क्वालिटी का कितना है और मार्केट शेयर का कंट्रीब्यूशन कितना है कंपटीशन क्रिएट करने के लिए।
जो मोस्ट डोमिनेंट फोर्सेस होते हैं उन्हीं को ड्राइविंग फोर्सेस कहा जाता है। कौन से होते हैं? लाइक डिक्रीजिंग कॉस्ट और प्राइस। कई बार लोग प्राइस के बेसिस पे compete करते हैं कि मैंने कम कर दिया, कॉम्पिटिटर और कम कर रहा है, और कॉम्पिटिटर और प्राइस कम कर रहा है। कंपनीज compete कर रही है प्राइस के बेसिस पे। इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बेसिस पे compete कर रहा है। मार्केटिंग इनोवेशन, आप इनोवेटिंग मार्केटिंग मेथड्स काम में ले रहे हो। लाइक आप मार्केटिंग करने के लिए टीवी, न्यूज प्रिंट, इंटरनेट काम में ले रहे हो, तो आपकी मार्केटिंग ज्यादा होगी तो हो सकता है आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके। प्रोडक्ट इनोवेशन, आप अपने प्रोडक्ट में कुछ नया कर रहे हो क्या? एंट्री एग्जिट ऑफ द फर्म्स, मतलब इंक्रीजिंग मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स, किसको अवेलेबल है, किसको फंड्स अवेलेबल नहीं है, कहाँ पे आप मर्जिंग से ज्यादा एडवांटेज पा रहे हो, या एक्विजिशन से, या अकेले। इंटरनेट ई कॉमर्स, आजकल लोग ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाने लग गए, सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है, हर जना अपना डिजिटल मोड में सामान बेचना चाहता है लार्ज कस्टमर तक पहुंचने के लिए। तो ये सारे आपके क्या होते हैं? ड्राइविंग फोर्सेस होते हैं। तो बच्चों क्या होते हैं ट्रिगर ऑफ चेंज का मतलब, एंड उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कंपटीशन पे? इसके दो स्टेप्स हैं। पहला है आइडेंटिफाई करो कौन से ड्राइविंग फोर्सेस हैं। सेकंड, कंट्रीब्यूशन टू द कंपटीशन, किसका कितना कंट्रीब्यूशन है कंपटीशन के लिए। जो डोमिनेंट फोर्सेस होते हैं उन्हीं को ड्राइविंग फोर्सेस कहा जाता है। कौन से ड्राइविंग फोर्सेस हैं? डिक्रीजिंग प्राइस, ग्लोबलाइजेशन, मार्केट इनोवेशन, प्रोडक्ट इनोवेशन, ई कॉमर्स, इंटरनेट, एंट्री एग्जिट ऑफ द फर्म्स, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स। ये सारे आपके क्या हो सकते हैं? ड्राइविंग फोर्सेस या डोमिनेंट इकोनॉमिक फोर्सेस, जिसकी वजह से कंपटीशन क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट इज के अंदर आइडेंटिफाइंग कंपनीज इन द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द वीकेस्ट पोजीशन। अब आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हो या वीक पोजीशन पे हो मार्केट में, उसको ही आइडेंटिफिकेशन को कहा जाता है स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग कहा जाता है। कंपनीज एक दूसरे से बहुत सारे वेरिएबल्स पे compete करती हैं। कुछ कंपनीज तो प्राइस के बेसिस पे compete कर रही है, कुछ कंपनीज ग्लोबलाइजेशन के बेसिस पे compete कर रही है, कुछ कंपनीज प्रोडक्ट इनोवेशन, कुछ मार्केट इनोवेशन, कुछ ई कॉमर्स, अलग अलग। अभी देखिए अपन ने बहुत सारे ड्राइविंग फोर्सेस हैं जिससे कंपनीज compete कर रही है, लाइक प्राइस, ज्योग्राफी, आफ्टर सेल सर्विस, प्रोडक्ट। तो ये आसान नहीं है एनालाइज करवाना कि आपकी क्या कंपटीशन में पोजीशन है राइवल्स के कंपैरिजन, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो इसीलिए आपकी पोजीशन जानने के लिए एक टेक्निक काम में ली जाती है। उस टेक्निक का नाम क्या है? स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग। इस टेक्निक में कंपनीज विद सिमिलर कॉम्पिटिटिव अप्रोच एंड पोजीशन इन द मार्केट आर प्लेस्ड इन द सेम स्ट्रैटेजिक ग्रुप। जिनकी सेम अप्रोच है, जो लोग सेम कॉम्पिटिटिव अप्रोच पे काम करते हैं एंड सिमिलर सी पोजीशन है मार्केट में, उनको सेम ग्रुप में डाल दिया। मतलब प्राइस पे आपकी हो सकती है कि लोग प्राइस लो पे लड़ रहे हैं या प्राइस हाई पे लड़ रहे हैं। हो सकता है प्राइस हाई भी बेसिस हो सकता है कंपटीशन का। हाँ, आईफोन, डायमंड्स, जेकॉर की गाड़ियां, यहाँ प्राइस महंगी होती है इसलिए इनका सामान बिकता है, सस्ती होगी तो इनका सामान नहीं बिकेगा। तो आप लो वाली कैटेगरी में आते हो या हाई वाली कैटेगरी में? जितने भी सप्लायर्स, जितने भी लोग लो वाली कैटेगरी में आते होंगे वो सब इस ग्रुप में आ जाएंगे। जितने भी लोग हाई वाली कैटेगरी में आते होंगे उसको इस ग्रुप में डाल दिया। जो भी लोग ग्लोबलाइजेशन के बेसिस पे compete करें उसको इस ग्रुप में डाल दिया। जो भी लोग प्रोडक्ट इनोवेशन के बेसिस पे compete करें उसको इस ग्रुप में डाल दिया। इस ग्रुप में मेरी पोजीशन हाई है या लो है, ये आइडेंटिफाई करवाया जाता है स्ट्रैटेजी ग्रुप मैपिंग। आप पूरे मार्केट में सब जगह से नहीं देख सकते, हर इंसान से आप अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। आप अपने ग्रुप में, आप सिर्फ खुद के ग्रुप में आप हाई पोजीशन पे या लो पोजीशन, वो खुद का ग्रुप कैसे बना? जो जो सिमिलर अप्रोच काम में ले रहे थे, जो जो लोग प्राइस कम कर कर सामान बेच रहे थे, उसी के बेसिस पे compete करते, उन सारे लोगों को एक ग्रुप में डाल दिया। अब उस ग्रुप में मैं देखूंगी कि मेरी पोजीशन हाई है या लो। इसी को कहा जाता है स्ट्रैटेजी ग्रुप मैपिंग। एक इंडस्ट्री में बहुत सारे स्ट्रैटेजी ग्रुप बन सकते हैं। कपड़ा इंडस्ट्री में भी बहुत सारे स्ट्रैटेजी ग्रुप बन सकते हैं। कोई तो कपड़ा सस्ता बेच रहा होगा, कोई कपड़ा महंगा बेच रहा होगा, कोई अच्छी क्वालिटी का कपड़ा बेच रहा होगा, कोई और कुछ होता होगा कपड़े में, वो कपड़ा बेच रहा होगा। सब कुछ अलग अलग ग्रुप बना दिया, उसके अकॉर्डिंग अपन पोजीशन डिसाइड करें।
स्ट्रैटेजिक ग्रुप को देखते हुए अपन ये डिसाइड कर सकते हैं हमारी पोजीशन क्या है और हमें अपने आप को आगे कैसे इंप्रूव करना है, आपको अपने आप को फर्दर कैसे इंप्रूव करना है। प्रोसीजर्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग स्ट्रैटेजिक ग्रुप में आपके स्टेप्स क्या हैं? स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैप बनाने के, ग्रुप बनाने का स्टेप्स क्या है? पहले आप आइडेंटिफाई करो डिफरेंट वेरिएबल्स जिसकी वजह से कंपनीज कंपटीशन कर रही है, प्राइस या क्वालिटी। इसमें भी हाई मीडियम लो, हाई मीडियम लो, तो यहाँ पे टोटल 6 ग्रुप बन गए। प्राइस के 3, हाई मीडियम लो, क्वालिटी का 3, हाई मीडियम लो। या फिर ज्योग्राफिक कवरेज, लोकल, रीजनल, नेशनल, ग्लोबल। या फिर डिग्री ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन, ये आपको बाद में समझ में आएगा, भी छोड़ दो। प्रोडक्ट लाइन ब्रेथ, प्रोडक्ट वाइड है या नैरो है मेरा। यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, में एक काम में लेती हूँ, सम या फिर ऑल। मैं कैसी सर्विस ऑफर कर रही हूँ, लिमिटेड या फुल टाइम के लिए सर्विस ऑफर कर रही हूँ। ये सारे आपके बेसिस हो सकते हैं, ये सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं जिसके बेसिस पे आप कंपटीशन कर रहे हो। तो आपने पहले वेरिएबल्स फाइंड आउट किए कि ऐसे कौन से वेरिएबल्स हैं, ऐसे कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं, ऐसे कौन से ड्राइविंग फोर्सेस हैं जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री में कंपटीशन हो रहा है। प्लॉट द फॉर्म ऑन 2 वेरिएबल मैप, 2 नहीं मल्टी वेरिएबल मैप होगा यहाँ पे, मल्टी। Plot the form on multivariable map using pairs of these differentiating characters. मतलब एक मैप है, मल्टी मल्टी, हाँ 2 काट दो। आप अपनी फर्म को प्लॉट करो मल्टी वेरिएबल मैप। मल्टी वेरिएबल मैप, इस मैप में बना हुआ है प्राइस लो के लिए, प्राइस हाई के लिए, प्राइस मीडियम के लिए, प्राइस क्वालिटी लो के लिए, क्वालिटी हाई के लिए, ऐसे बने हुए। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी फर्म को प्लॉट करो। मैं कहाँ पे आऊंगी? लो में। जो हाई में आएगा वो हाई में प्लॉट कर देगा। Assign the firm fall in the same strategy space by creating a strategic group. जो लोग इस स्पेस में आ रहे हैं उनका एक अपन ने ग्रुप बना दिया कि आप लोग एक ग्रुप में आ गए हो। ड्रॉ सर्कल्स अराउंड ईच स्ट्रैटेजी ग्रुप, हर सर्किल के बाहर, हर ग्रुप के बाहर सर्किल बनाने, मेकिंग द सर्किल प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द ग्रुप्स रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ द टोटल इंडस्ट्री सेल्स रेवेन्यू। मतलब क्या हुआ? मल्टी वेरिएबल मैप है, उसमें मैंने मेरी कंपनी को प्लॉट कर दिया। जो लोग मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं वो लोग सब इसी ग्रुप में आ जाएंगे, लो वाले में आ जाएंगे। अब उस लो वाले के बाहर एक सर्किल बना दें। अब ये सर्किल कितना बड़ा होना चाहिए? इस पूरे ग्रुप में जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी एवरेज इंडस्ट्री की सेल्स रेवेन्यू कितनी है? ये सब लोग मिलकर इंडस्ट्री में 150 करोड़ तक की सेल्स है इनकी, 150 करोड़ तक का इनका रेवेन्यू हो सको, तो इतने बड़े साइज का आपका क्या बन जाएगा? सर्किल बन जाएगा। ये होता है आपका स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग। अब आप इस ग्रुप में आ गए, सर्किल बन गया। अब इसमें मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि मेरी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है या वीक। आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द वीकेस्ट पोजीशन कंपनीज। स्ट्रॉन्ग वीक को अपन को आइडेंटिफाई करना है। बता रही, हाँ देखो, स्ट्रैटेजिक ग्रुप बनाने का, स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैप को बनाने का तरीके क्या स्टेप्स हैं? पहला स्टेप है आइडेंटिफाई करो कौन से वेरिएबल्स के आप कंपटीशन कर सकते हो, प्राइस पे, क्वालिटी पे, वर्टिकल इंटीग्रेशन पे, प्रोडक्ट की लाइन पे, ये सब पे। फिर मैं मेरी फर्म को प्लॉट करूंगी मल्टी वेरिएबल मैप पे। मल्टी वेरिएबल मतलब एक मैप है जिसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, उसमें मैंने मेरी फर्म को प्लॉट कर दिया। जो लोग मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे होंगे वो लोग यहाँ पे प्लॉट हो जाएंगे, सेम स्ट्रैटेजी स्पेस पे प्लॉट हो जाएंगे। अब उस स्ट्रैटेजी ग्रुप के बाहर एक सर्किल बनाओ। अब वो सर्किल मैंने रैंडमली बना दिया, इतना ऐसे रैंडमली नहीं बने। उसकी साइज कितनी बड़ी होगी? जितने भी उस ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी एवरेज सेल्स कितनी है, सेल्स इंडस्ट्री में वो कितना कंट्रीब्यूट करें, इंडस्ट्री में उनके सारे पार्टिसिपेंट्स की सेल कितनी है। इंडस्ट्री में सपोज जो लोग हाई प्राइस पे बेच रहे थे, ऐसी 3 कंपनीज थी, ए, बी और सी, जो हाई प्राइस पे कपड़ा बेच रही थी। वो लोग तीनों मिलकर 1 साल या 1 महीना या जो भी इनका क्राइटेरिया होता होगा कि 10 दिन या जो भी है, 1 महीने में तीनों मिलकर, 1 महीने में तीनों मिलकर 50 लाख तक का सामान बेच देते हैं। कितना बेचते थे? 50 लाख, तीनों मिलकर।
तो उनकी रेवेन्यू कितनी हुई 50 लाख तीनों की। उस 50 लाख के लिए मैंने सर्किल का साइज सपोज सोच रखा है इतना बड़ा, जो सर्किल होगा वो किसके लिए होगा 50 लाख का। 1 करोड़ के लिए आपका इतना बड़ा सर्किल है, 2 करोड़ के लिए आपका इतना बड़ा, जो भी आपका डिसाइड होगा। तो इस सर्किल का साइज इतना ही ड्रॉ करोगे जो 50 लाख वाला साइज। अब आप ग्रुप में आ गए, अब आप डिसाइड कर सकते हो, अब आप फाइंड आउट कर सकते हो कि मेरी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है या वीक इस ग्रुप के। उस 50 लाख के अंदर ए वाला बेचता है 10 लाख का, बी वाला बेचता है 20 लाख का और सी वाला भी बेचता है 20 लाख का। तो सबसे वीक कौन सा है? ए। तो अब ए समझ पा रहा है कि मैं इसमें वीकेस्ट पोजीशन पे आता हूं, मुझे अपने आप को और इंप्रूव करने की जरूरत है। समझ में आ गया? नहीं आ रहा समझ में? ग्रुप के अकॉर्डिंग फिर सर्किल बनेगा। फिर सर्किल में अपन देखेंगे कि मैं स्ट्रॉन्ग पे हूँ, सर्किल में मेरा शेयर कितना है, ये सर्किल बना दिया। इसमें आपका जैसे वो पाई चार्ट होता था, तो ए वाले का तो इतना सा एरिया है, बी का इतना एरिया और सी का ये है। तो ए वाला देखेगा मैं सबसे वीक हूँ, बी वाला देखेगा कि मैं सबसे स्ट्रॉन्ग हूँ। पाई चार्ट के अकॉर्डिंग पाई चार्ट बना दिया मैंने ए बी सी का। उस पाई चार्ट में मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ कि मेरी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है या। आया समझ में? सबको आया समझ में? तो आइडेंटिफाइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द वीकेस्ट पोजीशन इन द कंपनी। क्योंकि कंपनीज इतने सारे वेरिएबल्स से एक दूसरे से compete करती हैं, तो स्ट्रॉन्ग वीक पोजीशन निकालना बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। उसके लिए अपन क्या करते हैं, स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैप बनाते हैं, स्ट्रैटेजिक ग्रुपिंग करते हैं। स्ट्रैटेजिक ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है, जो जो कंपनी सिमिलर अप्रोच पे compete कर रही हैं उन सबको एक ग्रुप में डाल दो, उसको स्ट्रैटेजिक ग्रुपिंग कहते हैं। आपसे जब भी स्ट्रैटेजी ग्रुपिंग की डेफिनेशन पूछी जाए तो यही लाइन लिख के आनी है, जो जो कंपनीज सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रही हैं उन सारी कंपनीज को एक ग्रुप में डाल देना, उसको क्या कह देते हैं, स्ट्रैटेजी ग्रुपिंग कहते हैं। स्ट्रैटेजी ग्रुपिंग मैप, स्ट्रैटेजी ग्रुपिंग बनाने का स्टेप्स क्या है, पहले आप आइडेंटिफाई करो आप कौन से वेरिएबल्स पे कंपीट कर रहे हो। फिर आप अपने आप को मल्टी वेरिएबल मैप पे प्लॉट करो। फिर आप क्या करो, जो जो लोग सेम अप्रोच है उनको सेम ग्रुप में डालते जाओ। फिर उस ग्रुप के बाहर सर्किल बनाओ। सर्किल का साइज कितना बड़ा होगा, जितना उस ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स का इंडस्ट्री में टोटल सेल्स रेवेन्यू जो होगा उतना बड़ा उस सर्किल का साइज होना चाहिए। उसको देखकर मुझे पता चल जाएगा कि मेरी कंपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है या वीक पोजीशन। नेक्स्ट है इसके अंदर लाइकली स्ट्रैटेजिक मूव्स ऑफ द राइवल। अगर मैं मार्केट में आंख बंद कर कर काम कर रही हूँ तो मैं सक्सेस अचीव नहीं कर सकती। मतलब अगर मैं खुद में जी रही हूँ कि अरे मैं सबसे होशियार हूँ, अगर मैं सबसे इंटेलिजेंट हूँ, तो मैं कभी भी सक्सेस नहीं पा सकती। हमेशा पता होना चाहिए कॉम्पिटिटर कौन है और वो क्या कर रहा है। आप अकेले मार्केट में काम नहीं कर सकते, सक्सेस अचीव नहीं कर सकते। तो जब तक आप ये टेंशन पे नहीं करेंगे कि कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, तो आप हमेशा कॉम्पिटिशन से बाहर निकल जाएंगे। आप अपने कॉम्पिटिटर को आउट में नहीं, और मतलब उससे आउट परफॉर्म, उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म जब तक नहीं कर सकते, जब तक अगर आपको ये नहीं पता उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, वो अगला क्या करने वाला है, अगर आपको ये नहीं पता तो आप उससे आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो उसको समझना बहुत जरूरी है, कौन कॉम्पिटिटर है, उसके क्या मूव्स होने वाले। तो इंडस्ट्री एनालिसिस में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। एग्जाम में 80% इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एक साथ नहीं पूछा जाता, अलग अलग पूछा जाएगा, इसलिए हर पॉइंट बहुत डिटेल में हमें याद करना है। पर अगर वो सब कुछ पूछ ले 8 नंबर में, तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा हमें बताकर आना। पहला था डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ इंडस्ट्री। क्या क्या फीचर्स थे, थोड़े बहुत फीचर्स के नाम बताओ। मार्केट साइज, number of competitors, number of buyers, scope of competition, labor intensive, capital intensive, प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है या होमोजीनियस है, सारी चीजें एक जगह पे या अलग अलग जगह फैली हुई। चलो आप लोग बोलो क्या क्या आपको फीचर्स याद है। ठीक है, सेकेंड अपन ने पढ़ा नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ द कंपटीशन। अपन देखेंगे कंपटीशन कितना स्ट्रॉन्ग है, हर एक फोर्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उस कंपटीशन में, कौन से फोर्स के 5 फोर्स हैं,
bargaining power of buyers, bargaining power of sellers, threat of substitutes, threat from new entrants and fragility on the. फिर उसके बाद आपने देखा ट्रिगर ऑफ चेंज। ट्रिगर ऑफ चेंज में हमने ड्राइविंग फोर्सेस की बात की कि वो क्या है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कंपटीशन में। उसके दो स्टेप्स है, पहले आप आइडेंटिफाई करो, फिर किसका कितना कंट्रीब्यूशन है कंपटीशन में। कौन से ड्राइविंग फोर्सेस हैं? प्रोडक्ट इनोवेशन, मार्केट इनोवेशन, ग्लोबलाइजेशन, न्यू एंट्री, एग्जिट फर्म्स, ई कॉमर्स, इंटरनेट, ये सारी चीजें हो सकती हैं। फिर अपन ने देखा आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द वीकेस्ट पोजीशन, क्योंकि इतने सारे बेसिस पे आप कंपीट कर रहे हो तो ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, इसलिए हम स्ट्रैटेजिक ग्रुप बनाते हैं। स्ट्रैटेजिक ग्रुप का मतलब जो लोग सेम स्ट्रैटेजी को अप्रोच करें उनको एक ग्रुप में डाल दो, उसको क्या कहते हैं? स्ट्रैटेजिक ग्रुप। उसके क्या स्टेप्स हैं? पहला, आइडेंटिफाई करो आप किस बेसिस पे कंपीट करो, प्राइस पे, क्वालिटी पे, ज्योग्राफी कवरेज पे, एंट्री एग्जिट पे, ये सब चीजों पे। फिर उसके बाद आप अपने आप को प्लॉट करो मल्टी वेरिएबल मैप पे। फिर जो लोग सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो करो उनको एक एक ग्रुप में डालते जाओ। ग्रुप के बाहर सर्किल बनाओ, सर्किल का साइज कितना बड़ा होगा? इंडस्ट्री में जो आपकी सेल्स रेवेन्यू है, आप मतलब कौन? ग्रुप। फिर अपन ने किया लाइकली स्ट्रैटेजिक मूव्स ऑफ दी राइवल्स। राइवल्स के मूव्स मतलब अगर मैं बिना राइवल को जाने मैं काम कर रही हूँ तो मैं सक्सेस नहीं पा सकती, आउट मिन्योर नहीं कर सकती। तो मुझे पता होना चाहिए उसकी क्या स्ट्रैटेजी है, अगला कदम वो क्या उठाने वाला है, ये सारी चीजें मुझे पता होनी चाहिए, तभी मैं उससे आगे बढ़ सकती हूँ। तो ये 5 तो अपन ने अभी तक कर लिए। कौन से? डोमिनेट इकोनॉमिक फीचर्स, फिर नेचर एंड इंटेंसिटी, ट्रिगर ऑफ चेंज, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द वीकेस्ट पोजीशन एंड लाइकली स्ट्रैटेजिक मूव्स ऑफ द राइवल। नेक्स्ट है इसके अंदर दैट इज की फैक्टर्स फॉर कॉम्पिटिटिव सक्सेस। ये कल पढ़ लेंगे, ये चलो कल पढ़ लेंगे। इतना याद करके आओ, कल पढ़ लेंगे। चलो आज इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, बाय।